तो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो जैसे हम बात करें कि अगर हम चाहें कि जी ईएसपी को हम सिर्फ एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ कर लें और एएच को हम सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर लें, तो कुछ केसेस में काम करता है। लेकिन अगर आइक वर्जन 2 की बात करी जाए तो आइक वर्जन 2 इसको सपोर्ट नहीं करता। वो बोलता है ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अगर करना है, एन्क्रिप्शन भी चाहिए, आपको ऑथेंटिकेशन भी चाहिए, तो आप ईएसपी यूज़ करो दोनों पर्पज़ के लिए। ये अलग-अलग वाली कहानी नहीं चलती है आइक वर्जन 2 में। तो ये क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द यूसेज ऑफ ईएसपी एंड एएच इन रिलेशन टू आइक वर्जन 2। तो आप ये बता सकते हैं, ये की पॉइंट है। दूसरी चीज, ये जो ईएसपी होता है, ईएसपी के अंदर कुछ वैरायटीज होती हैं। वैरायटीज कैसे? ये एन्क्रिप्शन ओनली भी हो सकता है, ये ऑथेंटिकेशन ओनली भी हो सकता है कि सिर्फ ऑथेंटिकेशन हो, या फिर एन्क्रिप्शन प्लस ऑथेंटिकेशन। तो एन्क्रिप्शन ओनली तो चलो समझ में आ गया, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन ओनली जो होता है, ये एज एन ऑल्टरनेट यूज़ किया जाता है एएच के लिए, कि जब हमको एएच यूज़ नहीं करना लेकिन ईएसपी से एएच जैसा काम करना है, ऑथेंटिकेशन हेडर जैसा काम लेना है, तो हम यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन ओनली। इस केस में हम जो हमारा ईएसपी होता है, हम उसके अंदर यूज़ करते हैं ईएसपी नल। अब ईएसपी नल यूज़ करने से क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन काम करेगा, एन्क्रिप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि जो मेन काम था उसी को हमने नल कर दिया। और ऑथेंटिकेशन के साथ साथ यहाँ पर एंटी रिप्ले भी काम करेगा, जो बेसिक फीचर है, क्योंकि उसका इन बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो तो सीक्वेंस नंबर बेस्ड है। तो ईएसपी नल ये एक एएच का अल्टरनेट है। एक और क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि जो ईएसपी हेडर होता है वो खुद एनक्रिप्टेड नहीं होता। उसका हमने रीज़न डिस्कस कर चुका है। उसके अंदर एसपीआई इन्फॉर्मेशन होती है और उसी के अंदर सीक्वेंस नंबर इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो यानी कि जो ईएसपी हेडर होता है उसको हम एनक्रिप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उसके ये काफ़ी सारे जो रीज़न हैं और वो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर उसको एनक्रिप्ट कर दिया तो हमको एसपीआई का पता नहीं चलेगा, हमको ये पता नहीं चलेगा कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर कहाँ पर है। उस इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज़ होता है डिक्रिप्शन करने के लिए, तो हम डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। हमें सीक्वेंस नंबर का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ईएसपी हेडर के अंदर ही सीक्वेंस नंबर भी है। सीक्वेंस नंबर नहीं होगा तो हम जो रीप्ले अटैक्स वगैरह के लिए वहाँ भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से कई सारे रीज़न हो गए जिसकी वजह से हम ईएसपी हेडर को एनक्रिप्ट नहीं करते। खुद का ईएसपी का हेडर होते हुए भी हम उसको ऐसे ही भेज देते हैं, क्योंकि इंटेंशनल है। ये बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमें उससे, इसी वजह से उसे छोड़ देते हैं। जो ईएसपी डिफाइन करा हुआ है, क्योंकि ईएसपी की कई सारी आरएफसी बन चुकी हैं। जो लेटेस्ट वाली आरएफसी 4303, इसके अंदर जो ईएसपी मेंशन्ड है वो है ईएसपी वर्जन 3। अब इस वर्जन 3 के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स कैसे? एक इसके अंदर यूज होता है एक्सटेंडेड सीक्वेंस नंबर, ईएसएन। तो एक्सटेंडेड सीक्वेंस नंबर का क्या है? देखो, बाय डिफॉल्ट जो था, पुराना जो चल रहा था, वो 32 बिट्स वाला था। 32 बिट्स वाला ये सीक्वेंस नंबर चल रहा था। ईएसएन के आने से वो हो गया 64 बिट्स का। अब आप बोलेंगे ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया इसने? फर्क पड़ता है इस चीज़ से। फर्क क्या पड़ता है? अब ये 64 बिट करने से हमको क्या फ़ायदा हुआ? देखो, नॉर्मली पहले क्या होता था, आपने देखो रीकी का कॉन्सेप्ट सुना होगा। नहीं सुना होगा तो मैंने अपने चैनल पे आइक वर्जन 2 वाली जो वीडियो थी, उसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, उसके अंदर इवन पार्ट 3, उसमें भी मैंने रीकी वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और फुल डेप्थ में है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो रीकी मतलब एक तरह का रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ती है एक फिक्स टाइम के बाद। तो जब हम 32 बिट्स की बात करते हैं तो वो टाइम थोड़ा हमारे पास कम रहता है, जिसके बाद रीकी करना पड़ता है। अब देखिए होता क्या है कि क्योंकि ये 32 बिट के सीक्वेंस नंबर हैं जो पुराने सिस्टम के हिसाब से थे, और हर पैकेट के साथ एक यूनिक सीक्वेंस नंबर जाता है, तो जो रीकी करने के लिए जिस हम टाइम का वेट कर रहे हैं वो सिर्फ 6 मिनट्स रह जाता है। हर 6 मिनट्स बाद हमें रीकी करना पड़ता है। अगर मान लीजिए 10 एमबीपीएस वाला लिंक है, हम ज़्यादा बड़ी स्पीड की बात भी नहीं कर रहे, सिंपल 10 एमबीपीएस वाला भी है, उसके लिए हर 6 मिनट्स में हमें रीकी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर 32 बिट वाला है तो 2 टू द पावर 32 और ये -1, ये वाले फैक्टर के हिसाब से चलें तो कुछ इतने पैकेट्स बैठते हैं, 4294 967 295, कुछ इतने पैकेट्स हैं। ये पैकेट्स 6 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर कांस्टेंट ट्रैफिक चल रहा हो, पूरी हमारे पास स्ट्रीम IPsec की, तो हर 6 मिनट में हमें रीकी करने की ज़रूरत है। अब यहीं पे अगर, क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल जो चीज़ें होती हैं बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो यानी कि अगर यहीं पे अगर हम 64 बिट की बात करें तो ये हो गया 2 टू द पावर 64 -1। अब ये हो गया एक्चुअल में बहुत बड़ा नंबर। ये कुछ, अब मैं कह भी नहीं सकता ये करोड़ अरब क्या कहते हैं इसको, पर 18446 ये बहुत बड़ा जाके नंबर हो जाता है। अब इसकी खास बात क्या है
कि रीकी जल्दी नहीं करना पड़ता। अगर मान लो लगातार भी चल रहा हो, और अगर यहाँ तो हम सिर्फ 10 एमबीपीएस की बात कर रहे थे, अगर मान लो 10 जीबीपीएस वाला कनेक्शन भी हो, उस कनेक्शन पर भी 100 साल लगेंगे, 100 ईयर्स, उसके बाद हमें रीकी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कंटिन्यूस ट्रैफिक चल रहा है और हर पैकेट के लिए एक यूनिक सीक्वेंस नंबर जा रहा है, तब भी हमें 100 ईयर्स लगेंगे विदाउट रीकी। तो हमारा एक बहुत बड़ा हेडेक दूर हो जाता है, क्योंकि रीकी करना एक्चुअल में एक हेडेक होता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तो वो हेडेक दूर हो जाता है। इसलिए ईएसएन एक्सटेंडेड सीक्वेंस नंबर आने से ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, बहुत बड़ा फ़र्क हुआ। तो कोई आपसे पूछे कि ईएसपी के जो लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 3, उसके अंदर नया क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ईएसएन है। ईएसएन क्या होता है? एक्सटेंडेड सीक्वेंस नंबर। उसमें क्या हुआ, पुराना जो 32 बिट्स था उसे हटाकर 64 बिट कर दिया गया। उससे क्या होगा, रीकी लेट होगा, हमें टाइम सेव होगा और काफ़ी टाइम बाद जाके रीकी करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीकी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो सिस्को के iOS होते हैं या iOS XC होते हैं, ये इस ESN को सपोर्ट नहीं करते, एक्सटेंडेड सीक्वेंस नंबर को ये सपोर्ट नहीं करते। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो बाकी सब जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं होता ESN का, जो उनके जो राउटर स्विचेस वगैरह होते हैं जो iOS और iOS XC बेस्ड होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या पता सिस्को को कहीं इंटरव्यू देना पड़ जाए, कोई पूछ ले, तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ESP वर्जन 3 के अंदर जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि एक डमी पैकेट वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब डमी पैकेट में जैसे हम पढ़ रहे थे ESP हेडर के अंदर कि उसमें जो नेक्स्ट हेडर होता है, नेक्स्ट हेडर की वैल्यू 59 कर दी जाती है। 59 से ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट हेडर एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, ये रिसीवर को पता चल जाता है 59 वैल्यू देखकर, इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दो, सिंपल सा फंडा। अब ये भेजा क्यों जा रहा है जब इसका कोई वही नहीं है, इसे डिस्कार्ड ही करना है। कई बार क्या होता है देखो कि हमें मास्क करना पड़ता है ट्रैफिक को, एक्चुअल ट्रैफिक की जगह पे हमें कुछ भेजना पड़ता है, तो वो जो भेजना पड़ता है उसको डमी पैकेट बोलते हैं। कि हम किसी वजह से भी एक्चुअल ट्रैफिक नहीं भेज पा रहे, तो उसकी वजह से उसकी भरपाई करने के लिए अभी कुछ टाइम के लिए डमी पैकेट्स भेज दो, एटलीस्ट कनेक्शन को लाइव रखो, और जब हमारे पास एक्चुअल ट्रैफिक आ जाएगा हम फिर से भेजना शुरू कर देंगे, फिर डमी पैकेट्स को भगा देंगे हम। तो ये चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है नेटवर्क में, IPsec में कभी कभी, तो ये भी एक यूजफुल फीचर है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट हेडर वैल्यू क्या होती है, 59 होती है, जिससे कि रिसीविंग होस्ट को पता चल जाता है कि ये डमी पैकेट है और आगे कुछ नेक्स्ट हेडर है ही नहीं, इसलिए उसे डिस्कार्ड कर दो। टनल मोड में हमने देखा कि एक तो आउटर IP हेडर था, आउटर IP हेडर जो बचा रह जाता था, ना इनक्रिप्ट होता था ना ऑथेंटिकेट होता था। एक होता था इनर IP हेडर, टनल मोड में इनर IP हेडर। अब दो IP हेडर हैं, इंटरव्यूअर कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई दो हैं, हम इनका करेंगे क्या, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो ये इनर IP हेडर जा रहा है, जिसको हमने ऑथेंटिकेट भी कर लिया टनल मोड में, एनक्रिप्ट भी कर लिया, एक्चुअल में जो हमारे जो प्रॉपर सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं वो इसी के अंदर जाते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ये आउटर वाला क्या किस काम का है, भाई इसके अंदर भी तो कुछ डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस जा रहे होंगे, तो ये वाला किस काम का है। ये वाला एक्चुअल में पीयर्स का है, जो IPsec पीयर्स होते हैं उनके एड्रेसेस जा रहे हैं। IPsec पीयर्स कौन से, भाई जो बात कर रहे हैं यहाँ पे टनल मोड में कौन करते हैं, बेसिकली गेटवे टू गेटवे कम्युनिकेशन होती है। तो वो जो कम्युनिकेशन में जो गेटवे के जो IP एड्रेसेस हैं वो इसमें जाते हैं आउटर IP हेडर में, वो अपना IP एड्रेस देखते हैं, हटा देते हैं और आगे भेज देते हैं, जैसा कि नॉर्मल राउटिंग के टाइम पे होता है। इसीलिए जानबूझ के आउटर IP हेडर के अंदर गेटवेज का IP डाला जाता है। एक्चुअल जो होता है वो इनर IP हेडर के अंदर होता है, जो ऑथेंटिकेटेड भी होता है और एनक्रिप्ट भी होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में AH और ASP को हमने फुल इन डेप्थ समझा, क्या क्या उनके अंदर फीचर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, कहाँ पर किसका यूज़ है, कहाँ पर किसका नहीं है, वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ गए। तो आई होप इस वीडियो से आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी ऐसा कुछ रह गया है कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया या जो चीज़ मुझे बताने में रह गई है, तो आपको कमेंट्स में बता दीजिए। अगर कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब करने का होगा तो मैं उससे वीडियो बना दूंगा, और अगर कुछ नॉर्मल कॉन्सेप्ट होगा तो मैं उसे कमेंट में बता दूंगा। लेकिन इंटेंशन सिर्फ यही है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फुल प्रिपरेशन के साथ जाइए। मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकेगी उसके लिए मैं रेडी हूँ, आप कमेंट्स में मुझे बताइए। तो ठीक है, फिर अगली किसी वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर।